अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होने जा रही है। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए खारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर कल पाकिस्तान आ रहे हैं। इस्लामाबाद में 30 मार्च को वज़ीर खारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत ये 4 फरीकी इजलास होने जा रहा है। इन मुज़ाकरात का मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और जंग के खदशात को कम करना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर भी गौर किया जाएगा। तीनों मेहमान वज़राए खारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बात की। एक हफ्ते के दौरान ये दोनों रहनुमाओं के दरमियान दूसरा राब्ता है। वज़ीर आज़म ने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों, बिलखुसूस गुज़िश्ता रोज शहरी तनसीबात पर होने वाले ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत की। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहते हुए ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान किया और इस ज़मन में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली जंग के तनाजुर में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। वज़ीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोन पर बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारतकारी को अहम करार दिया और इसकी भरपूर तायद की। पाकिस्तान हालिया ईरान, इसराइल और अमरीका जंग में एक मुमकिना सालिस के तौर पर उभरा है और मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्तों के जरिए कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अब ये जो जंग रुकवाने की कोशिशें हैं, इनमें किस हद तक कामयाबी हो सकती है या नहीं, तवक्कुआत क्या होनी चाहिए, और जो कल इस्लामाबाद में एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है, इसी पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मुनीर अकरम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा में और सीनियर सफारतकार, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब आपके वक्त का। मुनीर अकरम साहब, कल जो मीटिंग हो रही है, होने जा रही है, इस मीटिंग को आप किस तरह से जो है वो देखते हैं, कितनी अहम है मौजूदा हालात के तनाजुर में? जी, ये अहम मुलाकात है क्योंकि इसमें जो हमने जो कोशिश जारी की है इस जंग को रुकाने के लिए, तो जो भी अहम मुल्क हैं जिनका एक रोल है इसमें, उनके साथ ये मुलाकात हो रही है। और पाकिस्तान का जो लीडरशिप रोल है इस पूरे एफर्ट में, जो मीडिएशन के एफर्ट जारी है, इसमें पाकिस्तान का लीडरशिप रोल मेरे ख्याल में कंफर्म होता है कि ये मुलाकात हमारे यहाँ हो रही है और इसमें एक कोऑर्डिनेशन के तहत कोई ऐसी हम पोजीशन निकाल सकें जो इस जंग को रोक सकेगी। तो ये अहम मीटिंग है और कॉन्फर्मेशन है पाकिस्तान की लीडरशिप रोल का इसमें। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी हम मुनीर अकरम साहब देख रहे हैं इंटेंसिटी आती जा रही है। तो जो बात की जाती है कि मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए, अब ऐसा लगता है वो अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। तो आपको लगता है फिर भी मुज़ाकरात की कामयाबी की कोई तवक्को जो है वो रखनी चाहिए हमें? जी, इसमें ये जंग मेरे ख्याल में या तो सुलह की तरफ, कोई सीज फायर की तरफ जाएगी या एस्केलेट होगी। अब दोनों, मेरे ख्याल में अमेरिका तो चाहता होगा कि इस वक्त जंग अगर रुक जाए, पर उसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ दिखाना होगा अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज को कि हमने कुछ हासिल किया इसमें। और अब वो कुछ नहीं दिखा सकते हैं फिलहाल, क्योंकि कुछ उनके ऑब्जेक्टिव्स कोई भी हासिल नहीं हुई हैं। रजीम चेंज है, न्यूक्लियर है, मिसाइल है, ये सब चीज़ों पर ईरान डटा हुआ है। तो इसके ऊपर वो कुछ दिखा नहीं सकते हैं कि विक्ट्री क्या है। तो जब तक वो कुछ दिखा सकेंगे, वो जंग रोकने से कमजोर पीछे हट जाएंगे। तो एस्केलेशन भी हो सकती है इस वजह से। पर कोशिश तो जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जंग को रोकना पूरी दुनिया के हक में है और पाकिस्तान की भी नेशनल इंटरेस्ट में है कि ये जंग रुक जाए। तो कोशिशें तो जारी रहनी चाहिए।
कुछ मीडिएशन के थ्रू ठीक है। कुछ नुक्तों पर एग्रीमेंट करवा सकते हैं, जिसके तहत दोनों तरफ को कुछ कंसेशन मिले और उसके तहत ये जंग रोकने के लिए तैयार हों। पर ये बहुत नाजुक वक्त है, और अगर कुछ मुआहदा नहीं हो सकता है सीज फायर के लिए, तो जी। जंग ये फिर फैल सकती है और बढ़ सकती है, इंटेंसिफाई हो सकती है। ठीक है। और ये जो ईरान का एक मिसट्रस्ट है अमेरिका की तरफ, आप इसके पीछे क्या बुनियादी वजह जो है वो देखते हैं? ये तो नजर आता है, उन्होंने अब 2 मरतबा उन्होंने मज़ाकरात उन्होंने माने, मज़ाकरात में वो शामिल हुए, और 2 मरतबा इसके बावजूद उनके ऊपर हमला हुआ विदाउट वार्निंग। तो ऑब्वियसली उनका इत्मीनान तो नहीं होगा कि जी तीसरी मर्तबा हम मुज़ाकरात करें और फिर ये इसको जंग को एस्केलेट कर जाए, क्योंकि ये वो देख रहे हैं कि अमेरिकन फौजें भी ज्यादा बढ़ रही हैं वहाँ। 50-60 हज़ार की फौज वहाँ उन्होंने अमेरिका ने रखी है। हमले जारी हैं उनके ऊपर। तो इस माहौल में नजर आता है कि वो उनका ट्रस्ट लेवल तो बहुत कम होगा अमेरिका पर। इसीलिए मीडिएटरी पावर्स की जरूरत है, और उसमें पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट वगैरह जो हैं, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी इस पे दिखाई है, और उसकी बेसिस पे शायद ईरान कुछ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मीडिएटर्स जो हैं वो भी क्रेडिबल लोग हैं, बड़े बड़े मुल्क हैं, पाकिस्तान है, तुर्की है, इजिप्ट है। तो शायद इसके तहत वो मुज़ाकरात के लिए मान जाएं। पर अगर वो मान भी जाते हैं, मुज़ाकरात होती हैं, फिर अब तक मुझे ये नहीं नजर आता कि कहाँ ये अग्रीमेंट हो सकता है। और मेरे ख्याल में एक कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट इस वक्त होना, सब नुक्तों पर, जो 15 नुक्ते अमेरिका ने पेश किए हैं, 5-6 ईरान ने पेश किए हैं, मैक्सिमल पोजीशंस हैं, इसमें से कन्वर्जेंस करना टाइम लगेगा। बहुत इंटेंसिव नेगोशिएशंस की जरूरत होगी, वो टाइम नहीं है। तो अब पहला कदम जो हमने ढूंढना है वो ये है कि जी किस नुक्तों पर एग्रीमेंट हो सकता है जिसके तहत सीज फायर हो जाए, और उसके बाद में मुज़ाकरात कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के लिए भी हो सकती हैं उसके बाद में। पर जंग रोकना अब सब में इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है। राइट। लेकिन ये जो सीज फायर या पहले कदम की आप बात करें, आपके ख्याल में किसी भी जो मुज़ाकराती प्रोसेस है इसमें किन फैक्टर्स पर इसकी कामयाबी का इन्हिसार होगा? जी, मेरे ख्याल में अगर आप सीज फायर की बात करें पहले, कि इस वक्त जंग रोकना है हमने, तो हमने जो अमेरिका ने दिखाना है कि उसने कुछ हासिल किया। मेरे ख्याल में इस वक्त वो सिर्फ यही दिखा सकते हैं कि जी हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दिया वापस। ये एक चीज है जिसके तहत वो शायद मान जाएं जंग रोकने के लिए, और मुज़ाकरात आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के ऊपर मुज़ाकरात हों। ईरान को ये खर्चा होगा कि जी हमने अगर सीज फायर किया तो उसके बाद में ये फिर हमारे ऊपर कुछ अरसे बाद अपनी जो मिसाइल वगैरह हैं वो वापस ले आएंगे, जो खर्च दिए हैं इस वक्त, और हमला फिर जारी हो सकता है हमारे खिलाफ। तो उनको एश्योरेंस चाहिए होगी कि ये वापस नहीं होगा। तो उसकी कोई एश्योरेंस देनी होगी किस बेसिस के ऊपर कि ये हमले वापस जारी नहीं होंगे, और जो ईरान के जो नुक्ते हैं उन पर भी तवज्जो दी जाएगी। तो इस किस्म का कोई मुआहदा
यानी कि इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में यही हो सकता है कि दो तीन चीज़ों के ऊपर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए और फिर सीज फायर हो, और उसके बाद में फिर कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के लिए मुज़ाकरात जारी रहें इन राइट, सम फोरम और दी अदर। ठीक है। लेकिन मुनीर इकरम साहब, अगर बातचीत नहीं कामयाब होती, ये मुज़ाकराती प्रोसेस जो है वो इसके मतलूबा नताइज नहीं आते, तो और ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहता है, तो इसके असरात आप जो है वो मजीद क्या देख रहे हैं? जी, अगर मैं ख्याल में अगर ये एस्केलेशन की तरफ जाती है, अगर कोई सीज फायर पे कोई मुआहदा नहीं होता, अगर अमेरिकन फौजें जो उन्होंने अब जमा कर रहे हैं वहाँ, तो खर्चा यही है कि वो शायद कोई ब्रूट्स ऑन द ग्राउंड डाल दें, खर्ग आइलैंड पे कब्जा करने की कोशिश करें, हॉर्मुज के स्ट्रेट्स के ऊपर कुछ कब्जा करने की कोशिश करें, नेवल ब्लॉकेड करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर नेवल ब्लॉकेड करके ईरानी जो टैंकर्स जा रहे हैं उनको रोक दें। तो इस किस्म की एस्केलेशन हो सकती है। और ट्रम्प साहब ने जो कहा है कि हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम मारेंगे, बमबारी करेंगे, आपका ईरान का बर्बाद कर देंगे। ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर आपने ये किया तो फिर हम पूरे खत्ते में खलीज के जो ममालिक उनमें ऑयल फैसिलिटीज हैं उनको हम तबाह कर देंगे। तो ये क्राइसिस बिल्कुल ही बढ़ जाएगा, यानी मिलिटरीली बढ़ जाएगा। इसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत गहरी होगी, ठीक, और फिर इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राइट, बहुत शुक्रिया मुनीर इकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं तो इसी जंग से जुड़े कुछ और मामलात, और ख़ास तौर पे ये जंग किस तरह से दुनिया में जो अलाइनमेंट है ममालिक की एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ है उसको किस तरह से बदल रही है, इस पर बात होगी। वेलकम बैक। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के तनाजुर में खलीजी ममालिक ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम देते हुए सिर्फ आर्जी जंग बंदी को नाकाफी करार दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बयान खलीजी ताउन कौंसिल की जानिब से सामने आया। खलीजी ममालिक ने अमरीका से मुतालबा किया है कि खित्ते को सिर्फ वक्ती सीज फायर नहीं चाहिए, बल्कि ईरानी ड्रोन और मिसाइल सलाहियतों से मुमकिन खतरात के खिलाफ दिफाई ताउन और तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़रूरत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। हम ईरानी रिजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं, अब ईरान किसी को हरासा नहीं कर सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के बाद अगला जो टारगेट है वो क्यूबा होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का यह कहना है कि ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। ईरान जंग महीनों नहीं हफ्तों में ख़त्म होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि ईरान में फ़ौजी मकासद पाने के बावजूद भी आबनाए हुर्मुज़ खुली रखना एक फौरी चैलेंज बन सकता है। उन्होंने कहा कि खदशा है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ के लिए टॉल सिस्टम कायम करने का फैसला कर सकता है। हुर्मुज़ को बंद करना खतरनाक है, ज़रूरी है कि दुनिया के पास एक मनसूबा मौजूद हो। अमरीकी सदर ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 10 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान तो कर रखा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये हमले ना करने के ऐलान के बावजूद इसराइल ने ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला किया है। इसराइल ने ईरान के एक बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और एक सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का यह कहना है कि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर लिए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम सऊदी अरब के साथ अपनी महारत और निज़ाम फराहम करने और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीन ने भी ईरान पर जोर दिया है कि जंग की बजाय बातचीत को फोकियत दी जाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इज़हार करते हुए जोर दिया कि मसाइल का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात है। अब दुनिया की जो बड़ी ताकतें खासतौर पर चीन और रूस इस तनाज़े को किस तरह से देख रहे हैं, उनका इस जंग में क्या किरदार हो सकता है और खित्ते में और दुनिया में ताकत के तवाज़ुन पर यह मामलात किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, इस हवाले से प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। माहिर आलम डॉक्टर आदिल सुल्तान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आदिल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आदिल सुल्तान साहब, एक तो इस जंग के आगाज से लेकर अब तक ये जो 2 बड़ी ताकतें हैं रशिया एंड चाइना, आपके ख्याल में वो इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से जो है वो देख रहे हैं? क्या वो अपने आप को लाताल्लुक रख रहे हैं या फिर उनके सामने कुछ बड़े मकासद हैं?
जी, ये दोनों कंट्रीज इनके बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट एट स्टेक है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग करता है ईरान का, तो जैसे हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर जैसे इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन चूंकि रशिया और चाइना जो एक तकरीबन आप कह लें कंपीटिंग पावर है यूनाइटेड स्टेट्स के, तो वो इसको काफी कॉशियसली देख रहे हैं। एक्टिवली वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बिकॉज इस वक्त इतना बड़ा मेस है, और अगर वो कोई भी एक साइड लेते हैं तो प्रॉब्लली ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। तो वो इस चीज को मेरा ख्याल है अभी एक सब्र और तहम्मुल से कर रहे हैं, और जो थोड़ी बहुत वो सपोर्ट कर सकते हैं ईरान को, या एक तरह से जो पीस प्रोसेस चल रहा है, जो कि बात हो रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ या ईरान के बीच में जो मीडिएशन का हो रहा है, तो उन्होंने इसको बड़ा पॉजिटिवली सपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि उनके स्टेक्स तो बड़े ज्यादा है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अच्छा, लेकिन एक बड़ा इशू जो जंग में हाईलाइट हुआ वो आबी गुजरगाहों का है और उनकी अहमियत का। किस तरह से आप देखते हैं कि मुस्तकबिल में जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे या जंगें होंगी, उनको ये मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट उसकी डायरेक्शन को किस तरह से डिफाइन कर रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईरान ने तो अभी डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि जैसे बाकी कंट्रीज जो है पनामा कैनाल में या यूनाइटेड स्टेट्स अपने एरियाज के अंदर जो अपने अपने जो गुजरगाहें हैं, इस तरह की आबी गुजरगाहें, उन पे वो एक तरह से वो टैक्स लेते हैं। तो ईरान को भी एक अपॉर्चुनिटी अभी मिल गई। अभी तक तो वो कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन इसकी जो सिग्निफिकेंस जिस तरह से उभर कर आई है कि जिस तरह से इसने पूरी एक ग्लोबल इकोनॉमी को होस्टेज कर दिया है, तो आई थिंक कि जो फ्यूचर में अब इसकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से होती है। ईरान ने तो बड़ा क्लियर कहा है कि वो परमानेंटली इसका जो कोई एक लेजिस्लेशन भी बना रहे हैं अपना डोमेस्टिक, ताकि इसमें जो भी आगे ट्रैफिक गुजरे या जो भी इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसमें ईरान का शेयर होना चाहिए। अब ये किस हद तक होता है ये एक अभी तक अभी से कहना जरा बड़ा मुश्किल है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का चूंकि ईरान ने एक और चीज भी की है कि यहाँ से जो गुजर रहे हैं वो डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे। जिन्होंने डॉलर में कंज्यूम खरीदा हुआ है वो ऑयल वगैरह, तो वो यहाँ से नहीं गुजर सकते। तो उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव जो युआन का करेंसी बेस है जिस तरह से उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब इससे जो है चाइना के इंटरेस्ट तो बड़े सर्व होते हैं, इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा था चाइना इसको बड़ा कॉशियसली देख रहा है, बिकॉज ये खाली हरमोज की बात नहीं है। फ्यूचर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जो पेट्रो डॉलर की हम बात करते थे कोई 40 साल से जो एक अरेंजमेंट चल रहा था, बाज लोग कहते हैं कि वो ट्रीटी था 1974, तो वो ट्रीटी नहीं था, एक अरेंजमेंट था। तो वो भी एक चैलेंज हो गया है कि आइंदा से अगर ईरान इसको असर्ट करता है और कंट्रोलफुल उसका होता है, तो वो किस तरह से पेट्रो डॉलर पे जो एक उसके बेस के ऊपर सारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो अनफोल्ड या अनरेवल किस तरह से होती है, और चाइना उसमें डेफिनेटली एक मेजर बेनिफिशियरी उभरेगा। अगर कोई जंग रुकने की राह बनती है तो आपके ख्याल में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस तरह से रीडिफाइन कर सकता है ग्लोबल अलाइनमेंट्स को? जी बिल्कुल। यूक्रेन रशिया के वॉर के बाद हम बहुत सारी कयास रैया कर रहे थे, लेकिन वो एक तरह से रीजनल वो हुआ है। लेकिन ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में जहां पे ईरान अकेला एक साइड पर है और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल, दो दुनिया की आप कह लें कि बेस्ट मिलिट्रीज इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट के जो उनके पास असला है, जिस तरह से उनको उसने सिंगल हैंडेडली किस तरह से चैलेंज किया। तो इससे काफी सारे लेसन्स जो है बाकी कंट्रीज के लिए भी है कि मिलिट्री अलोन विल नॉट डिसाइड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। आपके पास अगर कोई इस तरह की स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी होती है, आपकी ज्योग्राफी इस तरह से होती है, या आपकी नेशन भी आपके साथ हो जाती है और आपकी लीडरशिप खड़ी होती है, तो जैसे हम वॉर की हमेशा बात करते थे कि जी वॉर्स खाली आप मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ नहीं लड़ते, तो ईरान ने वो चीज एक तरफ से जाहिर कर दी है कि एक तरफ तो पूरी एक पावरफुल एयरफोर्स है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है, पावरफुल नेवी है। अब वो मरीन्स की बात करें तो ईरान के पास तो ये सारी चीजें नहीं है। तो उन्होंने एसिमेट्रिक वॉरफेयर के कुछ नए रूल्स डिफाइन किए जो कि बाकी भी रीजनल कंट्रीज उसको बड़ा इंटरेस्टिंगली मॉनिटर कर रहे होंगे। और डेफिनेटली आगे जो आप जिस तरह से अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, ईरान, हम इधर चीयर लीडिंग नहीं कर रहे ईरान की, कि बाज लोग समझते हैं कि अगर हम ईरान की उसके हम तारीफ कर रहे हैं या उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं या उनकी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जो उन्होंने एक स्टैंडिंग ली है, इट्स नॉट अबाउट चीयर लीडिंग। लेकिन ऑब्जेक्टिवली फैक्ट्स के बेसिस पे कहें कि एक तरफ पावरफुल, टू मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज और एक तरफ ईरान,
तो अगर देखा जाए तो ईरान एक तरह से जंग तो जीत चुका हुआ है, बेशक उसको नुकसानात बहुत हुए, लेकिन अगर आप दोनों को ऑब्जेक्टिवली देखें इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज, तो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल अभी तक अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सके। ईरान अपने जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स है एटलीस्ट उन्होंने उसको डिफेंड किया और किसी हद तक अचीव भी किया है। ठीक है, और आपके ख्याल में ये जो जंग है वो खलीज की जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसको किस तरह से रीडिफाइन कर रही है? उसको देखिए, अभी तक तो ये खलीज के ममालिक जितने भी एक बोरोड सिक्योरिटी पे रह रहे थे, एक इल्यूजन था उनका कि कभी कोई थ्रेट होगी तो यूनाइटेड स्टेट्स उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा लेसन इस सारे कॉन्फ्लिक्ट से निकल रहा है कि ये ममालिक जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो गए इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान है। तो अगर कोई रैशनल लीडर होंगे और जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स उनको ट्रीट कर रहा है, आपने स्टेटमेंट्स कुछ सुनी, जिस तरह से सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में भी ट्रम्प साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, तो मेरा ख्याल ये एक रियलाइजेशन तो उनको आनी चाहिए कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर जैसे कतर के प्राइम मिनिस्टर ने और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने काफी सेंसिबल बातें की है कि हम इस रीजन में हैं, थे और रहेंगे, तो इनको आपस में मिलके बैठ के कोई मैकेनिज्म करना पड़ेगा कि जहां पे किसी एक कंट्री की हेजमानी ना हो, वो किस तरह से अपने बायलैटरल रिलेशंस को डेवलप कर सकते हैं कि किसी को इनसिक्योरिटी भी ना हो। तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल भी उनके ऊपर एक कंपल्शन आएगी कि दे विल हैव टू सी कि फ्यूचर में वो किस तरह से रीजन का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं कलेक्टिवली। अगर नहीं करेंगे तो वो सबसे बड़ा लॉस इन सारे कंट्रीज के लीडर्स का होगा या जो रूलिंग एलीट है वहां। ठीक है, और अमेरिकी सदर ने अपने खिताब में यह भी कह दिया है कि क्यूबा अगला हदफ होगा। तो आपको लगता है अमेरिकी जंगों का सिलसिला ईरान के बाद भी रुकने वाला नहीं है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स तो हमेशा से वॉर इकोनॉमी रहा है। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स तो सबसे ज्यादा जंगें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने की है, उन्होंने अपनी एग्रेशंस की है दूसरे कंट्रीज के खिलाफ। तो ये सिलसिला तो ये उनका एक तरह से सर्वाइवल इसी तरह से होता है कि वो अपनी पावर प्रोजेक्शन करते हैं, बाकी रिजीम्स चेंज करते हैं, अगर पॉलिटिकली नहीं कर सकते फिर मिलिट्री इन्वेजन करते हैं। तो ये हमेशा से उनकी हिस्ट्री रही है। और ट्रम्प साहब जिस तरह से अपने आप को एक प्रेजेंट करते थे और बहुत सारे लोग जो है वो उसको बिलीव भी कर रहे थे, हालांकि अगर देखा जाए तो उनका कोई इस तरह का इरादा नहीं था। तो वो जिस तरह से इराटिक उनका बिहेवियर है और जिस तरह से वो अपने एडवाइजर्स के कहने पे, मेरा चूंकि पर्सनली ख्याल है कि सारी जंग जिस तरह से हुई है, अमेरिकन मिलिट्री जो एक बड़ी पावरफुल मिलिट्री है, उनके वॉर इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ वॉर गेमिंग करते सब कुछ, उन्होंने तो ये कहा होगा कि जंग जो है हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। स्पेशली अभी बहुत पुरानी बात नहीं कि अफगानिस्तान में किस तरह ह्यूमिलिएट होकर वो निकले थे, लेकिन कुछ जो एडवाइजर्स हैं उनके जो हमेशा से रहते हैं, जो नियोकॉन्स पहले हम कहते थे, अभी प्रो इजरायली लॉबीज हैं जो वो जिस तरह से इस रीजन को टर्मोइल में रखना चाहती है और बाकी नियोकॉन्स ग्लोबली जिस तरह से टर्मोइल में रखना चाहते हैं जस्ट टू असर्ट यूएस की प्राइमेसी। तो ये तो हमेशा से चलता रहा है और चलता रहेगा अनलेस कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद कोई इतना सिग्निफिकेंट डैमेज हो यूनाइटेड स्टेट्स को, और फिर चाइना और रशिया भी कोई इस तरह से कोई आर्किटेक्चर की बात करे जिसपे दुनिया बाकी कंट्रीज, बिकॉज यूरोप के अंदर भी काफी कंसर्न्स हैं, नेटो के ऊपर भी काफी, नेटो कंट्रीज भी काफी इस पे कंसर्न है कि कैन दे रिलाई ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स की पावर तो हमेशा से यही रही है कि वो नेटो अलायंस को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज करता था या गल्फ के अंदर कंट्रीज को अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए अचीव करता था, बेसिस बना के और सारी दुनिया के अंदर। लेकिन आज ये रिजेंटमेंट आ रही है, इनसिक्योरिटी आ रही है, मुख्तलिफ जो दुनिया के रीजन्स हैं उसमें लगता यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक आप कह लें एक इमेज, अनकंटेस्टेड अनडिफीटेबल पावर, वो तो चैलेंज हो जाएगा। तो फिर किस तरह से बाकी कंट्रीज रिएक्ट करते हैं, यूरोप अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर किस तरह से डेवलप करता है, जीसीसी से हमने पहले बात कर दी, वो किस तरह से करते हैं आगे। तो आई थिंक ये एक प्रोसेस शुरू हो गया, अब किस तरफ चलता है ये अभी से उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि क्या डायरेक्शन ये लेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आदिल सुल्तान बात कर रहे थे कि दुनिया के सिक्योरिटी पैराडाइम को ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से रीडिफाइन कर रहा है। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान किया। गुज़िश्ता रोज उनका कहना था कि मुझे पेट्रोल पर 95 और डीजल पर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई, जिसे मुश्किलात के पेश नज़र एक मरतबा फिर मुस्तरद कर दिया और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने खुद उठाने का जो है वो फैसला किया। दूसरी तरफ रोजनामा डॉन के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 200 अरब रुपए की सब्सिडी के लिए सूबों से ताउन तलब किया गया है। तहाँ पंजाब और सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आलमी मंडी की कीमतों को आवाम तक मुंतकिल किया जाए ताकि ईंधन के इस्तेमाल में कमी लाई जा सके और माली दबाव कम हो सके। अब 30 और 31 मार्च को कौमी क़यादत का इजलास भी तलब कर लिया गया है। फिर पाकिस्तान का IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया है। इन्हीं मामलात पर कि वफाकी हुकूमत ये जो क्राइसिस इस वक्त चल रहा है या आ सकता है, इसको मैनेज करने का इरादा किस तरह से रखती है। शहबाज राना सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कवर करते हैं, अपना शो भी होस्ट करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर, वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो जो वज़ीर आज़म ने फैसला किया है उसमें इत्तलात ये है कि सूबों से कहा गया है कि वफाक जो बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं इसमें वो उसका बोझ बटाएं। ये वफाक और सूबों की अरेंजमेंट कुछ पता चला है कि इस हवाले से क्या होने जा रही है, किस तरह से ये मिलकर जो है ये बोझ उठाएंगे? रहमान रज़ा साहब, ये जो सिलसिला शुरू हुआ था ये आज से कुछ 2 हफ्ते पहले हुआ था, जब ईरान की जंग शुरू हुई और हुकूमत ने 1 हफ्ते के बाद कीमतें बढ़ा दी। और जब कीमत बढ़ाई गई उसके 2 दिन बाद एक मीटिंग हुई थी जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की थी और उसमें प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स या प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद थे। तो उस मीटिंग के अंदर जो हमारी इतला, हमने रिपोर्ट भी किया था अपने प्रोग्राम में भी और अखबार में भी, कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि अब मिलिट्री लीडरशिप ने और उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि आइंदा कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। उसकी बहुत बड़ी वजह उस वक्त ये थी कि जब हुकूमत ने प्रीएम्प्ट किया और कीमत जब बढ़ाई गई पेट्रोल की, वो आलमी मंडी से भी कुछ 23-24 रुपए फी लीटर ज्यादा बढ़ा दी गई और पेट्रोल की तो बढ़ाई, डीजल की इन्होंने कीमत रिलेटिवली कम बढ़ाई थी। तो क्रिटिसिज्म आया, गवर्नमेंट डिफेंसिव पे गई। फिर इन्होंने कहा जी नहीं, ये तो बहुत इमरजेंसी की सूरत हाल बनती, तो अब हम कीमत नहीं बढ़ाएंगे। उसके फॉलोअप में फिर जब ये बात हुई है वजारत खजाना के साथ, तो नेचुरली वजारत खजाना के पास लिमिटेड फंड्स थे। जो एक इनके पास इमरजेंसी पूल था 390 अरब रुपए का, वो तो FBR की जो उसका टैक्स का शॉर्टफॉल था उसके अंदर वो उन्होंने ऑफसेट करवा लिया IMF से। तो उसके बाद फिर ये सूबों के पास गए और गालबन हुआ फिर ये कि पंजाब के पास गए। पंजाब ने कहा कि जी हम तो करने को तैयार हैं, फिर बाकी सूबे भी करें। फिर ये सिंध के पास गए। तो अब जो कंसल्टेशन इस किस्म की हो रही हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो चिप इन करेंगी, वो अब सब्सिडी में हिस्सा डालेंगी। अभी तक की जो सूरत हाल है, जो पहला हफ्ता था इन कीमतों में इजाफे के बाद, जो अगला हफ्ता था जब इन्होंने नहीं बढ़ाई, तो उसमें 27 अरब रुपए की सब्सिडी थी। वो जो 27 अरब था वो इन्होंने पूरा कर लिया। जो मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर ने इकदाम लिए थे, तनख्वाहों में कटौती की गई और कुछ और मेजर्स लिए गए, तो 27 अरब वहां से निकला। जो पिछला हफ्ता गुजरा है, जो कल खत्म हुआ है, उसके लिए कोई 46 अरब रुपए की सब्सिडी थी जो कि इन्होंने PSDP में कटौती करके की। ये जो हफ्ता अब शुरू हुआ है आज से, इसके लिए कोई 56 अरब रुपए का एस्टिमेट है जो कल प्राइम मिनिस्टर ने बताया। ये भी इनके पास स्पेस मौजूद है क्योंकि PSDP में जो तरक्याती बजट है उसमें 100 अरब रुपए की कटौती है। आगे इनके पास स्पेस नहीं है। अब आगे अगर इनको अगले हफ्ते भी कीमतें बरकरार रखनी है तो या PSDP के ऊपर मजीद कटौती आएगी, या ये टारगेटेड निजाम पे जाएंगे और कुछ के लिए कीमतें बढ़ाएंगे, कुछ के लिए नहीं बढ़ाएंगे, या फिर सूबों के पास जाएंगे। और आज जो IMF का इलामिया आया है उसके अंदर एक इंडिकेशन ये आई है कि IMF ने अपने उस इलामिया के अंदर लिखा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल बर्डन शेयर करेंगे। और इस वक्त जो फिस्कल बर्डन शेयर होने की बात हो रही है उसका सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट है, वो फ्यूल की प्राइसेस है। लेकिन ये तो हो गया कि ऊपर इन्होंने किस तरह से इसको मैनेज करना है। जो माइक्रो लेवल है वहां पर जो सब्सिडी की बात हो रही है वो किस तरह से मैनेज होगी, क्योंकि मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि कोई 20 लीटर की लिमिट होगी बाइक्स के ऊपर, कोई QR कोड की बात कर रहा है। तो ये निचले लेवल पर वहां पर किस तरह से इसको मैनेज करेंगे? देखिए, ये हुकूमत की ख्वाहिश 2022 से रही है कि वो किसी न किसी तरीके से टारगेटेड फ्यूल के ऊपर सब्सिडी दे। उस वक्त 2022 में भी जब ये मसला बना था और तकरीबन 2 माह के लिए PDM की गवर्नमेंट कीमतें नहीं बढ़ा सकी थी, तो बड़ी कोशिश की थी।
अभी तक रहमान रजा साहब इनकी जो मैनेजमेंट है क्राइसिस की वो अच्छी रही है। ये ऐसा वक्त है कि हम खुद लोग जो कभी फ्री मार्केट के ऊपर बिलीव करते हैं, हम भी ये कह रहे हैं, मैं भी ये बात कह रहा हूं कि ये वो टाइम नहीं है कि आवाम के ऊपर अपना किसी भी किस्म का बोझ डालें, क्योंकि ये वो जो बोझ है ये बिल्कुल ही इसकी वजूहात डिफरेंट है। आप जंग की वजह से अब प्राइम मिनिस्टर जो बता रहे हैं इसके आसे तो कीमत 550 रुपया होना चाहिए, 500 रुपया फी लीटर होना चाहिए, वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये इस सूरत हाल में इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अभी जो मैनेजमेंट भी इनकी अच्छी, आपको पता है कि कोई होर्डिंग नहीं हो रही, कोई लंबी कतारें नहीं लग रही, इंडिया में तो आपको नजर आ रही है, बाकी ममालिक में भी नजर आ रही है। तो अगर ये इस किस्म की टारगेटेड सब्सिडीज के ऊपर गए, इस किस्म का इन्होंने मैकेनिज्म करने की कोशिश की, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये बेहतर तरीके से शायद ना हो सके, फिर हमारे यहाँ जो फिर क्राइसिस पैदा ना हो जाए। राशनिंग जो है वो बेसिकली तो आप राशनिंग करने जा रहे हैं ना, आप कोटा देने जा रहे हैं कि गाड़ी वाला पूरी कीमत देगा, पेट्रोल वाला आधी देगा। मेरे पास पेट्रोल होगा, मैं तो टंकियां डलवाऊंगा तो और मैं उसमें से जाके गाड़ी में डालूंगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो अगर ये भी हो सकता है, फिर ये कहेंगे हम क्यूआर कोड से या इनका एक ऐप लॉन्च करेंगे, वहां से कर लेंगे। ये इतना आसान नहीं है, पाकिस्तान में सिस्टम्स को डॉज करना को बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो बजाय ये इस किस्म की चीज करें, टारगेटेड करें फौरी, इनको और दूसरे मैकेनिज्म्स के ऊपर जाना चाहिए, वरना इनकी अभी तक की जो अच्छी मैनेजमेंट है उसके ऊपर अगर लाइनें लगना शुरू होगी तो मसला पैदा हो जाएगा हुकूमत के लिए। ठीक, जो आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन आईएमएफ तो कहता है कि हुकूमत की कोई इंटरफेरेंस ना हो, जो भी प्राइसेस हैं आलमी मंडी में वही जो है वो ये रहें। तो आईएमएफ इस सारे मामले को अभी तक किस तरह से देख रहा है? क्या वहां से तो कोई प्रेशर नहीं है? देखिए, आईएमएफ को तो हुकूमत ने ये यकीन दहानी करवा दी है कि हम जल्द जो फुल कॉस्ट रिकवरी है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ये इन्होंने आईएमएफ से बात की है। आईएमएफ का ये कंसर्न जरूर था, अब वो कैसे करेंगे, कब करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। जो आप बात कर रहे हैं टारगेटेड सब्सिडीज की, वो किस हद तक इफेक्टिव हो सकती है। उसमें अगर टारगेटेड सब्सिडीज होगी तो फिर वो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटाबेस है उसके जरिए से होगी। ये क्यूआर कोड्स और ये जो एप्स हैं ये कोई शायद इतनी इफेक्टिव साबित ना हो। तो बीआईएसपी के केस में भी अब जो फ्रैंकली बहुत सारे बीआईएसपी बेनिफिशियरीज ऐसे हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, मिसयूज तो वहां पे भी हो सकता है। वो जो इसकी बीआईएसपी की जो रजिस्ट्री है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा जो खानदान है उनका डाटा इनके पास, अब उसके अंदर एक स्कोर कार्ड की बेस के ऊपर है नंबर। अब जो उसका मैक्सिमम नंबर वो 34 है, गालबन 17 से 34 कुछ इस किस्म की उन्होंने उसका स्कोरिंग की हुई है। तो वो एक मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन इस स्टेज के ऊपर इन्होंने जो भी आईएमएफ को श्योर किया हो वो उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा, खास तौर पर जब खुद प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग थी सूबों की उसमें कह चुके हैं कि हम उनका फैसला कि फिलहाल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। क्वेश्चन इनका जो है वो इरोड हो रहा है, 1 हफ्ते का क्वेश्चन इनके पास है, 1 हफ्ते के बाद क्वेश्चन नहीं है, टाइट पोजीशन है। मैकेनिज्म इस तरह का तैयार करने में जिस किस्म की पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स की जनरली सूबों की भी इफेक्टिवनेस है या गवर्नेंस है उसमें वक्त लगता है, इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। आईएमएफ का जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट है उसका जो डिले था उसमें फ्यूल प्राइसेस इतना बड़ा इशू नहीं था, उसमें एफडीआर की जो बुरी कारकर्दगी थी वो एक बहुत बड़ी वजह थी। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहबाज राना बात कर रहे थे। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नेपाल में एक बड़ी सियासी तब्दीली आई है। नेपाल के रैपर से सियासतदान बनने वाले बालेंद्र शाह या बालेन शाह ने गुज़िश्ता रोज वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठा लिया। बालेन शाह ने इंतखाबात में कामयाबी के बाद अपनी पहली अवामी गुफ्तगू की जो बजाय है वो एक रैप गाने के जरिए जो है वो लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया, जो कि सोशल मीडिया पर जारी किया गया और चंद घंटों में लाखों बार देखा गया। गुज़िश्ता साल बदनवानी के खिलाफ होने वाले मुजाहरों के नतीजे में हुकूमत का खात्मा हुआ था। एहतजाज सोशल मीडिया पर आर्जी पाबंदियों के खिलाफ शुरू हुआ था, मगर बाद में मुआशी मुश्किलात और हुकूमती बद इंतजामी के खिलाफ ये अवामी गुस्से में तब्दील हो गया। बदनवानी के खिलाफ नौजवानों की इस तहरीक के दौरान कम अज कम 77 अफराद हलाक हुए थे। बालेंद्र शाह की जो जमात है उसने 275 रुकनी ऐवान नुमाइंदगान में 182 नशस्तें हासिल करके अक्सरियत हासिल कर ली थी। 35 साल इस रहनुमा ने नौजवानों की क़यादत में सियासी तब्दीली के नारे पर इस माह होने वाले इंतखाबात में ये वाज़ेह कामयाबी हासिल की। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने पार्टी सदर और वहाँ के मारूफ टीवी मेज़बान रवि लामी छाने के साथ मिलकर अपनी जो है वो इंतखाबी मुहिम चलाई थी और अब वो इस कम उम्र में जो है वो नेपाल के वज़ीर आज़म बन गए हैं। आज के प्रोग्राम से इतने, इजाज़त दीजिए। अलविदा।